वहाँ का वो पला बढ़ा है, बिल्कुल गरीब घर का, छप्पड़ के किनारे 2 कमरे का घर था। तो एक टिपिकल पंजाबी यूथ है, ना सिर्फ पंजाबी बल्कि एक टिपिकल इंडियन यूथ है जो मुश्किलों से पला बढ़ा है। और जो लोग मूसेवाला द सिंगर को यूट्यूब से जानते हैं, उसके गानों से जानते हैं, अगर आप मेरी बुक को पढ़ेंगे तो आपको मूसेवाला द पर्सन, जो शख्स था, वो इंसान कैसा था, उसको जानने की कोशिश की है। इस तरह जिन पर जातिवाद का या गन कल्चर प्रमोट करने का, वायलेंस का आरोप लगता है, को उनके बारे में पूरी तरह समझना है तो आपको उनकी जर्नी को देखना पड़ेगा। कास्टिज्म की बात है, नार्सिसिज्म की बात है, वो बिल्कुल सही एलिगेशंस हैं, लेकिन वो एलिगेशंस आपको एक डिफरेंट प्रिज्म से देखने पड़ेंगे। वो प्रिज्म ये है कि जो पंजाबी फिल्में हैं वो सारी जट्टों की फिल्में चलती हैं, उसमें जट ही हीरो है हमेशा। गैंगस्टर्स, ड्रग्स, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कॉकटेल बना 2013, 14, 15 से, और उसके साथ ही गैंग वॉर शुरू। जितना भी मेरा ये मानना है कि ये इतना इजी क्राइम नहीं था कि उसको मारा गया और लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेवारी ले ली और बात ख़त्म हो गई। तो जैसे ही उन्होंने बुक ली, उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा और जो कवर पर सिद्धू तस्वीर मूसेवाला की तस्वीर है, उन्होंने उसके ऊपर ऐसे ही हाथ फेरा जैसे एक मदर अपने बच्चे को करती है, और वो बहुत अनबेरेबल हो गया था वहाँ बैठना। ये मई के उत्तरार्ध की एक दोपहर है। सूरज अपने बिल्कुल उच्चतम स्तर पर है। सांझ ढलने वाली है। जब सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा होगा तो एक जीवन भी अस्ताचल की ओर चला जाएगा। वो जीवन जिसके लिए उसके माँ बाप ने शुभदीप सिंह सिद्धू को सिद्धू मूसेवाला बनने दिया। वो सिंगर जिसकी आवाज़ ने न जाने कितने नौजवानों को, न जाने कितने लोगों को ऊर्जा से भरा, उन्हें मोटिवेट किया। अपने बुरे वक्त में उन्होंने उसे आदर्श माना। हम आज बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की, उनकी हत्याओं से जुड़े कारणों की, और उनकी हत्या के बाद हुई प्रतिक्रियाओं और उसके ऊपर की जो बात की चीज़ें हुई उस पर। और सबसे सुंदर तरीका क्या है? तरीका है किताबों के आश्रय उसे पढ़ा जाए, ताकि जब भावनाओं का ज्वार कुछ बैठ जाए तो तसल्ली से हम किताब के सिलसिले में उसे पढ़ सकें। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तंगुरिया है। आप देख रहे हैं किताब वाला, और आज की किताब है सिद्धू मूसेवाला। किताब जिसका टाइटल है हु किल्ड सिद्धू मूसेवाला, द स्पायरलिंग स्टोरी ऑफ वायलेंस इन पंजाब। इसे छापा है वेस्टर्न प्रकाशन ने, और लेखक हैं जुपिंदरजीत सिंह। स्वागत है सर आपका। इन्होंने भगत सिंह पर भी एक किताब लिखी है, उसे भी खोज कर पढ़िएगा, और इस वाली पर तो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले और ज़रूरी सवाल पर शुरू कर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला कौन? अगर एक ऐसी जनरेशन को जानना हो, ऐसे लोगों को जानना हो जो सिद्धू मूसेवाला के गीतों से बहुत परिचित नहीं है, या पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा उनका वास्ता नहीं है, तो सिद्धू मूसेवाला को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सिद्धू मूसेवाला एक टिपिकल पंजाबी लड़का था जो माँ बाप का कहना मानता था, और जिसके सपने थे विदेश जाने के। तो उसने इंजीनियरिंग की गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में लुधियाना में, और जहाँ पे पंजाबियों की स्पेशल रिजर्वेशन है, तो वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की। और जो टिकटॉक जनरेशन है, यूट्यूब जनरेशन है, उसी जनरेशन में वो बड़ा हुआ है। तो वो अपने वीडियोस भी बनाता था, गाने भी लिखता था, लेकिन वो सब एक बचपना जैसे सॉन्ग्स थे। और फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने गाने और लिखे, और फिर वो कनाडा गए, जैसे कि इतने लाखों पंजाबी आजकल जो कनाडा का भूत सवार है सबके ऊपर, फॉरेन कंट्रीज़ का भूत सवार है। तो मूसेवाला भी उनमें एक ही था, लेकिन वो उनसे अलग इसलिए हुआ कि उसने वहाँ जाके अपने रूट्स को पहचाना, और उसने वहाँ जाके जो पंजाबियों की शान एक पगड़ी, जो पंजाबियों का गांव है, जो पंजाबी यूथ के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो अपने खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, हमारे खेतों में माइग्रेंट लेबर काम कर रहा है, और पंजाबी या तो बाहर हैं, या वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ या वो अर्बन एरियाज़ में गए। तो मूसेवाला ने उन सब को ब्रेक किया, और वो वापस आया, वो कनाडा छोड़ के वापस आया। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, इसलिए भी वापस आया, अदरवाइज भी वापस आया। और उसने आके मानसा, जो एक बिल्कुल पंजाब का
लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से वो बिलोंग करता है। उसको टिब्बों का शहर बोला जाता है, सेमी एरिड एरिया है वो। राजस्थान से जब हवा चलती है, राजस्थान की तरफ से जो रेत आती है वो उन टिब्बों पे सेटल होती है, तो उसकी लैंड भी इतनी फर्टाइल नहीं है। वहाँ का वो पला बढ़ा है, बिल्कुल गरीब घर का, छप्पड़ के किनारे 2 कमरे का घर था, जिसमें कि उसकी माताजी जो बाहर बरामदा है वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ था। जब वो अपने थोड़ी ऊंची कक्षा में गया तो वो साइकिल पे जाता था, बिकॉज उसके फादर का जो उन्होंने बताया था कि मैं रोज़ रोज़ तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता। वो फायरमैन थे, पहले वो फ़ौज में थे, फिर वो फायर ब्रिगेड में आए, तो वो रोज़ रोज़ उसको छोड़ने नहीं जा सकते और वो बहुत छोटी कक्षा से 8 किलोमीटर साइकिल चलाता था। तो एक टिपिकल पंजाबी यूथ है, ना सिर्फ पंजाबी बल्कि टिपिकल इंडियन यूथ है जो मुश्किलों से पला बड़ा है। और लड़का है, माँ बाप का बहुत प्यारा है, लेकिन वो ग्रो करना चाहता है। ग्रो आप करोगे तो पंजाब छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, और वो वापस भी आना चाहता है, माँ बाप के लिए भी आना चाहता है। तो और सिंगिंग उसका पैशन है। बचपन में वो कीर्तन करता है। जब वो 5वीं कक्षा में तो उसको पहला इनाम मिलता है कीर्तन करने का, और वो हारमोनियम सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। और तो ये है मूसेवाला। और जो लोग मूसेवाला द सिंगर को यूट्यूब से जानते हैं, उसके गानों से जानते हैं, अगर आप मेरी बुक को पढ़ेंगे तो आपको मूसेवाला द पर्सन, जो शख्स था, वो इंसान कैसा था, उसको जानने की कोशिश की है। हालांकि बहुत कम लोग उसके बारे में बोल रहे थे, बिकॉज केस ऐसा था कि हर एक के ऊपर शक था। तो उसकी लाइफ के बारे में एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं पूछता भी था बहुत लोगों से, तो बहुत कम आगे आके लोगों ने उसके बारे में बातें की है। जी, आपने इसमें वो दर्ज भी किया है, शुरुआती पन्नों पर जिक्र आता है कि कई लोगों ने जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर आपको सूचनाएं दी और आपने उसका मान भी रखा। आपने अपने पहले जवाब में कुछ ब्रेक होने की बात करी। मैंने भी रूल सेट कर रखे थे कि ये सवाल पहले होगा, ये सवाल होगा, लेकिन उस पूरे फॉर्मेट को ज़रा ब्रेक करते हुए सिद्धू मूसेवाला पर कई जो उनके टिप्पणीकार हैं या कई जो उनके बारे में जो मीमांसा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इस किताब के आश्रित ही चलते हैं गानों पर। सिद्धू मूसेवाला पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उनके गानों में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, या उनके गानों में, जैसे उनका जो स्केपगोट गाना आया जब वो मानसा से चुनाव जीतते हैं और लगभग 63,000 वोटों से चुनाव हारे हैं वो, या उन पर ये आरोप लगता है कि उनके गानों में बहुत ज़्यादा वायलेंस की, हिंसा की बात आती है, जैसे बम्बीहा बोले वाला जो गाना है जिसके बारे में गैंग की बुरी बात। तो इस पूरे क्लब को आप कैसे देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर है जो बहुत लोगों को मोटिवेट करने का दावा करते हैं, जो बहुत लोगों के लिए एक आइडल और उम्मीद के तौर पर देखे जाते हैं, और वही सिद्धू मूसेवाला हैं जिनके गाने इस तरह जिन पर जातिवाद का या गन कल्चर प्रमोट करने का, वायलेंस का आरोप लगता है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही इल्ज़ाम है। मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ उनके गन कल्चर का, ना उनके वायलेंस का। इनफैक्ट बहुत सारे जर्नलिस्ट ने उनके सॉन्ग्स को क्वेश्चन किया था, मैं भी उनमें से एक था। बिकॉज़ अगर आपको उनके बारे में पूरी तरह समझना है तो आपको उनकी जर्नी को देखना पड़ेगा। वो 2015-16 से गाना शुरू करते हैं, और पहला गाना आप जब आप लिखते हो तो आप एक यंग माइंड हो, आपका गर्म खून है, तो आप उस हिसाब से गाने लिखने शुरू कर रहे हो। जो यंग माइंड है उसको लगता है अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उसको इमीडिएटली रिटेलिएट करेगा, जो कि उसने स्केपगोट सॉन्ग से किया। उसको लगता था मेरे मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो मूसेवाला द पॉलिटिशियन जो राजनेता था वो बहुत बुरी तरह से हार गया, और ये मूसेवाला सिंगर और मूसेवाला पर्सन, उसको ये बात पसंद नहीं आई, तो इसलिए उसने वो स्केपगोट सॉन्ग लिखा। एक मैच्योर आदमी कभी ऐसा सॉन्ग नहीं लिखेगा, उसको समझना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि हाँ, वो 29 साल का था जब उसने ये सॉन्ग लिखा, लेकिन उसमें अभी वो मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो मैच्योरिटी के थ्रेशोल्ड पे था। अगर आप उसके पहले गानों से लेके 295 तक आओगे, SYL तक आओगे, बाकी जो सॉन्ग्स उसके आएंगे, तो 295 में आके उसमें एक मैच्योरिटी आ रही है, जिसमें वो जो सोशल सिस्टम है उसको क्वेश्चन कर रहा है। कास्टिज़म की बात है, नार्सिसिज्म की बात है, वो बिल्कुल सही एलिगेशंस हैं, लेकिन वो एलिगेशंस आपको एक डिफरेंट प्रिज्म से देखने पड़ेंगे। वो प्रिज्म ये है कि जो पंजाबी फिल्में हैं वो सारी जट्टों की फिल्में चलती हैं, उसमें जट ही हीरो है हमेशा, तो वही फिल्में चल रही हैं, और तो सॉन्ग्स में भी वो जट है, सिद्धू जट क्लैन है, तो उसको वो पॉपुलराइज कर रहा है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी और जाति को उसने नीचा दिखाया हो। उसने जट्टों को बहुत ऊपर दिखाया है कि हम बहुत खुला खाते पीते हैं, हम ओपन जीप्स में घूमते हैं, हमारे पास गन है, लेस बंदूकें हैं, हम ये सब करते हैं। तो ये उनका कल्चर है, लेकिन उसने किसी और जाति को नीचा नहीं दिखाया। तो उसके आपको पूरी जर्नी को समझना पड़ेगा, उसके सॉन्ग्स को समझने के लिए। जैसे उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स का नाम लिया है अपने उसमें ना, तितर का नाम लिया है, पैट्रिज का उसका लिया है ना, तो उसका कोई भी इजीली शिकार कर सकता है। तो वो कहता है कि जो लोग मुझे थ्रेट करते हैं, तो वो उनको कहता है कि आप तो ऐसे हो। आप बम्बिहा का आपने जिक्र किया, तो बम्बिहा शब्द बिल्कुल सही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, और लॉरेंस बिश्नोई ने ये भी बोला है कि जो बम्बिहा सॉन्ग था जो उसने अमृत मान के साथ गाया, उस सॉन्ग का पहला सेंटेंस था कि ये है तो गाना, लेकिन ये कुछ लोगों पे लगेगा एक चपेड़ की तरह, लाइक अ स्लैप। तो वो लॉरेंस बिश्नोई को और गोल्डी बरार ने बोला कि इसने हमारे ऊपर टारगेट किया है, बिकॉज मूसेवाला को दविंदर बम्बिहा गैंग के क्लोज माना जाता है। दविंदर बम्बिहा की इनका शूट आउट में, गैंग वॉर में उसकी काफ़ी साल पहले मर्डर हो गया था, तो उसको माना जाता है कि मूसेवाला उसका क्लोज था, जिसको उसकी फैमिली बिल्कुल डिनाई करती है। जी, इसी गैंग वॉर को ही थोड़ा आसानी से तसल्ली समझ लेते हैं, क्योंकि शिलाल शुक्ल ने राग दरबारी में एक लाइन लिखी थी कि इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। तो ये इतनी सूचनाएं हैं, इतनी सूचनाओं का जंजाल है कि इस जंगल में, सहराओं में अक्सर खो जाते हैं। जैसे आपने इसमें पंजाब गैंग वॉर का जिक्र किया है, उस पर एक अलग तफसील से आएंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो 29 मई 2022 को की गई, शाम में तकरीबन 5 बजे के आसपास, कितने गैंग इन्वॉल्व थे, वो कब से प्लानिंग चल रही थी, उसका पूरा बैकग्राउंडर क्या था, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा उसकी तसल्ली से उसका बैकग्राउंडर, उसका इतिहास समझा सकें। या तो उसमें मेनली 2 गैंग्स थे, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के मालवा एरिया का है, फाजिल का, बोहर का, और जग्गू भगवानपुरिया माझा एरिया का है। तो पंजाब 3 हिस्सों में है, मालवा, दुआबा एरिया है जो ब्यास और सतलुज रिवर के सेंटर में है, 2 रिवर्स में तो दुआबा है। माझा है जो बिल्कुल मिडल ऑफ 6 रिवर्स है। वो दोनों मिलके, वो काफ़ी देर से मिले हुए थे, प्लस उनके काला जठेरी और दूसरे गैंग्स हैं एनसीआर रीजन के। तो उन सब ने मिलके, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है कि 60 के करीब लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, अबाउट 60 पर्सन्स, जिसमें से कि चार्जशीट में 31 पर्सन्स को लेके आए गए। ये पुलिस का ये कहना होता है कि हम इतने ज़्यादा को, बिकॉज बाकियों का बहुत थोड़ा थोड़ा रोल था और उनको पता नहीं था कि हम ये इतने बड़े मर्डर के लिए प्लानिंग हो रही है। किसी को बोला गया कि आपने, कोई बंदा आएगा वो रात को आपके घर रहेगा, तो उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट थी। किसी को बोला गया कि आपने वहाँ जाना है, आपको एक पैकेट मिलेगा और वो पैकेट आपने खोलना नहीं है, ये पैकेट वहाँ से वहाँ पहुँचाना है। उस पैकेट में पैसा था, एक पैसे में ग्रेनेड हो सकते थे, रिवॉल्वर्स हो सकती थी। तो ऐसा ऐसा था, उनको पता नहीं था। इतने लोगों को अगर आप चार्जशीट करोगे, तो जब पुलिस चलान पेश होता है, पुलिस चार्जशीट होती है, वो आप कर दोगे, लेकिन कोर्ट का जो उसूल है कि सभी के सभी एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट होंगे तो चार्जशीट दी जाएगी, जो कोर्ट की चार्जशीट होती है। तो 60 लोगों को एक टाइम में कोर्ट में लेके आना, मतलब 10 साल केस चलता रहेगा। किसी का पेट खराब है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, इतनी लीगल लूप होल्स हैं। तो पुलिस आप देखोगे कि हमेशा बहुत कम लोगों को एक्यूज बनाती है, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत और जिनको वो पेश कर सकते हैं। अब इस केस में 31 को किया गया, जिसमें से कि 4 इस समय एब्सकॉन्डिंग है जो फॉरेन कंट्रीज़ में है, जोगिंदर जोगा है और गोल्डी बराड़, सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई। ये चारों इस वक्त फ्यूजिटिव हैं, भागे हुए हैं। 27 में से 2 का एनकाउंटर हो गया, जगरूप रूपा और मानू गुस्सा का, और 25 को अरेस्ट किया गया है। और इन सब ने मिलके ये कथित तौर पर आरोपी हैं, यस, एलिजिडली यस। तो इन सब ने ये प्लानिंग की है, और एज पर लॉरेंस बिश्नोई ये इसलिए उसको मर्डर किया गया बिकॉज पंजाब में जो चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। और जितने भी पंजाब के गैंगस्टर्स हैं वो सब पंजाब यूनिवर्सिटी से पले बढ़े हैं, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आए हैं। जो पंजाब का पहला गैंगस्टर है वो है डिम्पी चांदभान, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था,
और वो प्रोटेजी था मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी जो यूपी उत्तर के, प्रदेश, या अभी इनको सजा मिली है अभी, हाँ, जिनको बहुत ही इलीगल ढंग से कम 2-3 साल पंजाब की जेल में रखा गया कांग्रेस गवर्नमेंट में, और उसकी अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो चांद भान उनका प्रोटेजी था, और जब टेररिज्म ख़त्म हुआ पंजाब में 97-98 के बाद, तो गैंगस्टर्स का इमरजेंस होता है, और पहला जो चेहरा आता है वो डिम्पी चांद भान का आता है। ये बिल्कुल आप शुरू की बता रहे हैं, जब स्टार्ट होता है, इंसेप्शन है। या तो ही इज़ नोन एज दी पिता हैं जी वो सभी गैंगस्टर के, फादर ऑफ गैंगस्टर्स है, और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आ रहा है, और उसकी भी अच्छी लैंड है, वो भी इसी एरिया से है जहाँ से लॉरेंस बिश्नोई और मूसेवाला है, मालवा रीजन से है। और तो वहाँ से गैंगस्टर बनने एक बंदे से शुरू होते हैं, उसके बाद उसका प्रोटेजी आता है रॉकी बाद में अकाली दल ज्वाइन कर जाता है, और रॉकी ने ही जितने मेन गैंगस्टर थे उनमें से एक था विक्की गाउंडर और शेरा खुब्बा, जयपाल, इन सबको बनाया। और बाद में जब रॉकी पॉलिटिक्स में आ गया तो सडनली गैंगस्टर्स को पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया, जिसलिए दूसरे गैंगस्टर्स ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तुम अपने आप को सफ़ेद पोश करने के लिए, अपनी इमेज ठीक करने के लिए हमें पुलिस को पकड़वा रहे हो, आप मुखबरी कर रहे हो, जिसलिए उन्होंने रॉकी को मार दिया हिमाचल प्रदेश में। तो वो एक बर्थ ऑफ गैंग वॉर है, उससे पहले भी। अच्छा, उससे पहले था ये अपने इलाके में, वो अपने इलाके में, लेकिन पहली बार इंटरमिंगलिंग है। मतलब उनका सबका बॉस था चांदपान, फिर रॉकी था उनका बॉस, तो बाद में वो सब ऐसे ऐसे अलग हो गए, और तब से ये पंजाब में गैंग वॉर शुरू है। मुझे याद है कि मैंने और इंटरेस्टिंगली जो पंजाब में गैंगस्टर्स बढ़े हैं वो उस टाइम बढ़ रहे हैं जब पंजाब में ड्रग्स भी बढ़ रहे हैं, सेम टाइम पे। और उसी टाइम पे पंजाबी फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगर आप 2010 से पहले देखोगे तो अगर पंजाबी की कौन सी फिल्में आपको याद आती है, एक आपको याद आएगी चन्न परदेसी राज बब्बर की, एक आपको याद आएगी उडिक्का, और एक वारिस। ये 3-4 फिल्में हैं जो आपको याद आएंगी। उसके बाद आप देख लो कैरी ऑन जट्टा से कितनी फिल्में शुरू हुई हैं जो पूरे इंडिया में फेमस है, और पंजाबी म्यूज़िक पूरे इंडिया में यूज़ हो रहा है। गैंगस्टर्स, ड्रग्स, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कॉकटेल बना 2013, 14, 15 से, और उसके साथ ही गैंग वॉर शुरू हुई है। मुझे याद है कि मैंने जो फर्स्ट स्टोरी की थी अबाउट डेटा बेस्ड ऑन गैंगस्टर, तो उसमें मैंने लिखा था कि 57 गैंग्स हैं पंजाब में, और अबाउट 500 के करीब गैंग मेंबर्स हैं, और आज 2000 से ज़्यादा गैंग मेंबर्स हैं, और 500 प्लस गैंग्स हैं। जरा इसके ऊपर ही थोड़ा तफसील से बात कर लेते हैं। हमने बचपन में कहानी ज़रूर पढ़ी होगी जहाँ पर एक 7 ब्लाइंड लोग होते हैं जो एक हाथी को टच करते हैं, तो कोई कहता है हाथी कैसा है, तो बताता है कि साहब सूंड जैसा है, कोई कहता है पूंछ जैसा है। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में इतनी अफवाहें हैं, इतने उसमें से कुछ सच होंगी, इतनी बातें हैं कि अक्सर उन बातों में से तथ्य नहीं निकल पाते हैं, है ना। और जो वो फेमस लाइन कही जाती है कि सत्य जब तक अपनी यात्रा शुरू करता है, झूठ जूते पहनकर पूरे गांव के चक्कर लगा आता है। पंजाबी इंडस्ट्री के जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली, क्या उसमें कैसा कंपटीशन है, क्या उसमें कुछ दूरियां हैं, सिंगर्स के बीच में कैसा रिलेशन रहता है? अगर आप नाम लेकर बताए तो बेहतर, या जैसा भी आपको सुविधा लगे। तो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री अंदर से कैसी है? अब पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि जो 1990s में मुंबई में गैंगस्टर्स का जो इन्फ्लुएंस था, सेम पंजाबी म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड अगर हम उसका एक वर्ड यूज़ कर लें तो वो सेम इन्फ्लुएंस है जो 1990s के बॉम्बे में था। उनका अगर उनके कॉपीराइट को लेके मसले हैं, अगर म्यूज़िक शोज़ ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, अगर उनके किसी जगह पे आप चाहते हो कि ये सिंगर आए, किसी की शादी में ये सिंगर आए। कबड्डी मैचेस बहुत होते हैं पंजाब में, और कबड्डी मैचेस को भी माना जाता है कि वो वहाँ से बाहर से ड्रग्स भी कबड्डी मैचेस के थ्रू आते हैं, राइट, और बाहर जाते भी हैं। तो ऐसे ही एक कबड्डी है, मैं एक इंस्टेंस आपको बता देता हूँ कि एक कबड्डी मैच में लॉरेंस चाहता था, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, लॉरेंस खुद नहीं तो उसका गैंग, वो चाहते थे कि मूसेवाला उस कबड्डी मैच में जाके गाना ना गाए। अच्छा। बिकॉज वो राइवल गैंगस्टर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन मूसेवाला वहाँ पे गया था, बिकॉज मूसेवाला ने बोला कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने के लिए।
पुलिस और जो उसके जो अपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि मूसेवाला इसलिए गया था क्योंकि वो दूसरे गैंग के साथ मिला हुआ था, राइट। तो इसलिए ऐसे ऐसी बातों पे उनका इन्फ्लुएंस है। अब देखो कितनी बात है, कबड्डी मैच है पंजाब में, बहुत छोटे इश्यूज हैं पर उनकी रेलेवेंसी, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने बोल दिया कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, जो जैसा आप फिल्मों में देखते हो। तो जब मैं वो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का बता रहा था, तो उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कैरेक्टर है विक्की मिड्डू खेड़ा, जो अगेन अकाली दल में ज्वाइन करता है। लॉरेंस का जो फर्स्ट वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो डीएवी पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट इलेक्शन में स्पीच दे रहा है, वोट्स मांग रहा है, उसमें उसके पीछे एक लंबा चौड़ा जवान आदमी खड़ा है जिसका नाम है विक्की मिड्डू खेड़ा। उसको माना जाता है कि वो एक तरह का फाइनेंशियल मैनेजर था सभी गैंगस्टर्स का, और उसका मर्डर होता है पिछले साल अगस्त में, और अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में। और उस मर्डर में इन्वॉल्व होता है एक शख्स का नाम है शगनप्रीत, जिसको कहा जाता है कि वो मूसेवाला का मैनेजर है। तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के अब जो इंटरव्यूज़ उनकी इतनी वायरल हुई, उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि विक्की मिड्डू खेड़ा बिल्कुल इनोसेंट था, वो किसी गैंग वॉर में नहीं था, ही वॉज नॉट अ गैंगस्टर, उसको मरवाया इसलिए हमने इसको मारा। तो ये गैंग वॉर्स जिसकी आपने बात की, तो इसका यहाँ एक छोटे से कबड्डी मैच से लेके इतने बड़े मर्डर तक ये पूरा उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे और एक्टिविटीज़ है। हाँ, शायद ही कोई सिंगर और प्रोड्यूसर होगा जिसको कभी थ्रेट ना आया हो या उन्होंने कोई भी पैसे ना दिए हो। मेरे पास काफ़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, मैंने कुछ इस बुक में भी जिक्र की हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे साथ एक पुलिस ने शेयर की। तो ऐसे बहुत नॉर्मल बात है उनकी तरफ से रैंसम कॉल्स आनी। लेकिन सर, ये जो बड़े सिंगर्स हैं जिनका ऑडियंस के स्तर पर, फाइनेंस के स्तर पर या पहुंच के स्तर पर, एक्सेस के स्तर पर, किस पर भी उनकी बहुत पहुंच है, बहुत एक्सेस है, क्या वो लोग इंटरफेयर करके इस चीज़ को रुकवाने की कोशिश या अपने स्तर पर आवाज़ उठाने की, जो छोटे मतलब आपकी जगह जिनकी रीच कम है, जो ऐसे सिंगर्स हैं उन पर तो समझ में आता है साहब कि वो दबाव के आगे या तो घुटने भी टेक देते हों, झुक जाते हों या उससे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो परिस्थिति के आगे। लेकिन जो बड़े सिंगर्स हैं जो हम सब जिनके नाम जानते हैं, वो इसमें किस तरह, उनका कैसा रोल रहता है? क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ही करके चलते हैं आगे या वो डील करते हैं इससे? इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो अगर आप मूसेवाला जी का जिक्र करोगे तो वो बार बार कहते हैं कि मेरे ऊपर थ्रेट्स हैं, लेकिन मैं बाकी सिंगर्स की तरह चंडीगढ़ में कोठी बना के नहीं रहता, मैंने बॉम्बे में घर नहीं लिया हुआ, गानों में भी आता है जिक्र, मैं अपने गांव में रहता हूँ और यहीं पे रहूँगा। फिर आपके बहुत सारे स्टार्स हैं जो बॉलीवुड में भी हुए हैं, वो सब कैनेडियन रेजिडेंट्स बन चुके हैं, वो पंजाब छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस गैंगस्टरिज्म। ऐसा नहीं है कि उनको वो सिर्फ कैनेडियन लाइफस्टाइल के लिए गए हैं या सारी शूटिंग वहाँ हो रही है, उनके स्टूडियोज़ वहाँ पे हैं, बट वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि गैंगस्टर्स का जो इन्फ्लुएंस है उससे बचने के लिए वो कनाडा मूव हुए। गिप्पी गरेवाल हैं, दूसरे हैं। करारी को फिर से वहीं खींच कर लाते हैं जहां से हम चले थे, शुरुआत की थी। 29 मई 2022 की तारीख, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उस दिन, उस दोपहर में क्या हो रहा था? 2 दिन पहले उनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी, जो 400 से अधिक लोगों की जिनका नाम था, 424 लोगों को जिनका नाम था, जिनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी, उसमें सिद्धू मूसेवाला भी थे। तो उनकी हत्या के दिन की घटनाएं कैसी थी? क्योंकि मुझे इस किताब की शुरुआत में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, एक माँ का करुण क्रंदन से भरा एक वाक्य है इसमें, मेरा दिल घबरा रहा है। आगे आप। या उनकी मदर के साथ बात करना बहुत मुश्किल काम है, मैं उनको कई बार मिला हूँ, पर जो उनके ऊपर बीत रही है और वो कैसे इसको सह रहे हैं, ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता इस बात को। इकलौते थे ना सिद्धू? जी हाँ, बिल्कुल, यस। तो मैं उसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा बिकॉज मेरी बुक में काफ़ी डिटेल्स हैं, पर उनको एक फियर था ये वाला, और जो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉल हुई वो एक दिन पहले हुई, उनकी 28 को सुबह हुई उनकी, जो सिक्योरिटी की पब्लिक हुई थी। सिक्योरिटी तो रात को हो गई थी, लेकिन उसको जो पब्लिक किया गया, तो तब से ही उनका फियर था। और वो 28 को घर से बाहर नहीं निकले थे और 29 की फिर शाम को ही वो बाहर निकले, और वो सिक्योरिटी भी नहीं लेके गए। जो उनके फ्रेंड्स गुरिंदर और गुरविंदर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मूसेवाला का सांस घुटता था बंद दीवारों में रह के,
और वो कहता था कि मेरी जो क्रिएटिविटी है वो हिट हो रही थी, तो इसलिए वो बाहर निकलना चाहता था। लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने उनको बोला कि हम गोलगप्पे खाने जाएंगे, जो उसकी इच्छा थी वहाँ पे। मानसा के जो जी चाट जी के जी, वहाँ दुकान पे है वो वहाँ पे, काफ़ी जी। जाता था वो वहाँ पे। वो दिन अब बहुत बड़ा बन गया है बिकॉज ऑफ द किलिंग। अदरवाइज तो एक नॉर्मल दिन था। जैसे उसकी हवेली है, अभी हवेली में उसने 4 हफ्ते पहले ही उन्होंने उस हवेली में रहना शुरू किया था। उससे पहले उनका छोटा 2 कमरे का घर था और उसकी ईंटों की दीवारें, अभी भी ईंटों की दीवारें, उसके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ। और ये हवेली बिल्कुल ग्रैंड हवेली है जो आप फिल्मों में देखते हो, एक पंजाबी हवेली। और 3 मई को वो वहाँ पे उस घर में वो गए और 29 मई को ही हो जाता है। जैसे नॉर्मल बुरी तरह गर्मी का दिन है और उनके फैंस बाहर हैं, वैसे ही हैं बिल्कुल बाहर। और अब वो ऐसा लगता है कि हर बात लीड्स टू मर्डर, हर बात के पीछे कुछ ना कुछ क्लू है, कुछ है, कोई बात है उसमें। तो उस दिन को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए कि उसको कैसे कैप्चर करें। जैसे वो जो उनके इन्फॉर्मर्स हैं जो रैकी कर रहे हैं, केकड़ा और निक्कू, वो गाड़ी के बाहर जा करके वो हाँ वो वीडियो बिल्कुल कॉल पर कर थे। रहे हैं। और गुरिंदर बोल भी रहे हैं कि यार ये बंदा बहुत लंबा वीडियो बना रहा है। तो मूसे वाला कह रहा है कि कई फैन कमले भी होंगे हैं, दैट्स व्हाट ही सेड इन पंजाबी। तो ये वो दिन है। और मेरी एंट्री भी उसमें उसी दिन होती है जो हम लिखना शुरू करते हैं एज अ क्राइम रिपोर्टर। तो बुक में हमने इट्स अ क्राइम रिपोर्टर्स अकाउंट। और वो दिखा भी इसमें कई बार सच्चाई के तौर पर। मैं कुछ एक आखिरी के सवाल हैं जिस पर आऊँगा। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला के हमने लास्ट राइट गाने सुने, हमने उनकी इस पर बात करी कि उनके गानों में जिस तरह के जो आरोप लगे उस पर। सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद का जो आफ्टर मैथ है, फैमिली उसे कैसे कॉप अप करी? क्योंकि आप अभी एक बहुत ही, मैं उस तस्वीर को यहाँ इस्तेमाल करूँगा, कितनी स्पर्श, कितनी संवेदनशीलता और सहजता से भरी वो तस्वीर है। इसमें सिद्धू मूसेवाला जी की माँ है और आपकी किताब उनके हाथों में है और आप उस तस्वीर में साथ थे। तो अब उसके बाद, डेथ के बाद का अब कैसा आफ्टरमैथ है? जी, अभी उनको कुछ दिन पहले ही मैं ये बुक दे के आया हूँ। और पहले मैंने उनको अपनी भगत सिंह की पिस्तौल वाली बुक दी थी। तो इस बुक को जब उन्होंने पकड़ा, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे और एक फ़ोटोग्राफ़र भी था। और हमने सोचा था कि उनकी परमिशन लेके हम इसको शूट करें, बिकॉज सिक्योरिटी रीज़न करके आप उनके घर का वीडियो नहीं बना सकते। अगर आपने फ़ोटो भी लेनी है तो अगर वो बोलेंगे तभी फ़ोटो अलाउड है। तो जैसे ही उन्होंने बुक ली, उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा और जो कवर पर सिद्धू तस्वीर है, मूसेवाला की तस्वीर है, उन्होंने उसके ऊपर ऐसे ही हाथ फेरा जैसे एक मदर अपने बच्चे को करती है। और वो बहुत अनबेरेबल हो गया था वहाँ बैठना। उसके बाद उन्होंने माथे पे बुक को ऐसे लगाया जैसे ये कोई बहुत बड़ी पवित्र उनकी, ग्रंथ हो कोई। हाँ। तो मतलब उस टाइम हम सब फ्रीज हो गए थे और हम लोग, फोटोग्राफर फ़ोटो भी नहीं खींच पाया। उन्होंने कह दिया था खींचना है खींच लेना, कोई भी हम में से फ़ोटो नहीं खींच पाया जो उनका ये जो जेस्चर था करते हुए। तो ये हमारी आंखों में ही रह गया, ये किसी कैमरे में नहीं हुआ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ कहूँगे भी तो कुछ उसका बचा मतलब भी रहना चाहिए। हर चीज़ कैमरे की रील्स के आगे, आपके आगे, तस्वीरों के आगे नाच जाए, वो बहुत ठीक भी नहीं है। कुछ तो ऐसा हो जो आपकी जहन की आत्मा के अलंकृत पर टका रहे, अटका रहे। मैं एक आखिरी सवाल के साथ आ रहा हूँ। आपने इस किताब में कई ऐसे चैप्टर्स का जिक्र किया है, कई ऐसी गैंग का आपने इसमें जिक्र किया है। कई गैंग, इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो पाकिस्तान की आईएसआई जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वहाँ की, उससे जुड़ी हुई मिली। तो पाकिस्तान का इस पंजाब के गैंग वॉर में, पंजाब की जो गैंग है उसमें कैसा योगदान रहता है? पाकिस्तान क्या करता है, किस तरह एक्ट करता है, क्या परिस्थिति है? जैसे एक गैंग का इसमें जिक्र आता है जो तरन तारन से भाग रहे थे और वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मुश्किल कुछ किलोमीटर ही दूर था। जी, वो गैंग था। एक्चुअली 2 मॉड्यूल थे, एक करोला गैंग का और एक बलेरो गैंग का मॉड्यूल था। तो जो ग्रुप रूपा और मनु गुस्सा, उनकी इच्छा थी कि वो पाकिस्तान क्रॉस ओवर करेंगे और वो हार्डली 15-20 किलोमीटर इंडिया वाली साइड पे एक कोठी में वहीं पे उनका एनकाउंटर हुआ, वहाँ जो छुपे हुए थे। जो पाकिस्तान का एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो एजेंसीज बैठी हैं और जो कुछ एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं,
उनका मकसद है कि यहाँ पे कोई भी मौका मिले तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो अगर गैंगस्टर्स बड़े हैं, जैसे ड्रग स्मगलर्स भी बड़े हैं, तो उन्होंने उन गैंगस्टर्स और ड्रग स्मगलर्स को इकट्ठा किया और बीच में जो टेररिस्ट हैं, जो सिंपैथाइजर्स हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट के, उन सबको इकट्ठा किया और उन सब की एक कॉकटेल बनाई है, जिसका रिजल्ट है कि जो गैंगस्टर्स हैं उनको पैसा भी आता है, उनका ड्रग्स में भी काम है और वो यूज़ करते हैं कि अगर पाकिस्तान से पैकेट आना है, ड्रग्स का पैकेट आना है, तो सिर्फ ड्रग्स ही क्यों आए, वेपन भी आ जाए, उसमें फेक करेंसी भी आ जाए, तो वो एक गैंग्स वेपन्स यूज़ करेगा, एक ड्रग्स यूज़ करेगा। और जो गैंगस्टर्स हैं उनका नेटवर्क है, उनके हाइडआउट्स हैं। हाइडआउट्स उनके इतने हैं कि अभी एनआईए ने 2000 से ऊपर प्लेसेस पे रेड किया। पंजाब पुलिस 3 सर्च ऑपरेशंस कर चुकी है, कम से कम 5000 से ऊपर हाइडआउट्स जो पुलिस को पता है। और क्रिमिनल तो 5 स्टेप आगे ही रहेगा ना, तो 5000 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से कम 2-2.5 हज़ार उनके हाइडआउट्स हैं। तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान की एंटी इंडिया एजेंसीज यूज़ कर रही हैं, जिनके टॉप पे इस वक्त है रिंदा नाम का टेररिस्ट, जिसको पीछे कहा गया था कि वो मर गया है, लेकिन काफ़ी रिपोर्ट्स आई थी कि उसको मार दिया गया है, लेकिन वो वहाँ पे जिंदा है लेटेस्ट रिपोर्ट से, और वो भी एक फॉर्मर गैंगस्टर है। तो जो पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबकी जो एजेंसियों ने जो मैप्स बनाए हुए हैं, तो हर गैंगस्टर का एक सर्कल मैप है जिसमें उसके की मेंबर्स हैं, और रिंदा का जो सर्कल है वो सभी गैंग्स को टच करता है। तो ये रिंदा का इन्फ्लुएंस है और यही पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस। क्या सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में अभी तक पाकिस्तान का कोई हाथ, उनकी कोई साजिश, या कुछ लोग जो उनके 60 में से मेंबर्स में से थे वो पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहे हो, ऐसी कुछ सूचना? केस की अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की है और काफ़ी कुछ सब जुडिस है। सारे आरोपी अभी कथित हैं क्योंकि या सजा सब नहीं कुछ पाई ऐसा है। चल रहा है। जितना भी मेरा ये मानना है कि ये इतना इजी क्राइम नहीं था कि उसको मारा गया हो और लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेवारी ले ली हो और बात ख़त्म हो गई हो। मुझे जो कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से ही ये शुरू हुआ और वहीं पे ख़त्म हुआ, मेरा दिल, मेरी जो क्राइम रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, मेरा दिल उसको मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई को जो उसको फैसिलिटीज़ मिली हैं, जो उसकी मीडिया इंटरव्यूज़ हुई हैं, पंजाब में इतने ज़्यादा कैदी हैं और उससे इम्पॉर्टेंट कैदी हैं, और भी गैंगस्टर्स हैं, उसके साथ ही जग्गू भगवानपुरिया भी है, दूसरे बम्बिहा गैंग के हैं, जो सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो हैं, नवजोत सिद्धू जैसे कॉन्विक्ट हैं, तो उनमें से किसी की इंटरव्यू आज तक नहीं हुई। लॉरेंस बिश्नोई की 2 बैक टू बैक इंटरव्यूज़ कैसे हो गई? ऐसी जेल में जहाँ पे मोबाइल टावर नहीं। मैं उस जेल में गया हुआ हूँ, मैंने उसको 2 बार विजिट किया हुआ है, वहाँ पे कोई मोबाइल टावर नहीं। तो उसको ये फैसिलिटी कौन दिलवा रहा है, उसके कैसे कनेक्शन हो रहे हैं? अगर मीडिया की लॉरेंस बिश्नोई तक रीच है तो फिर वो दूसरे गैंगस्टर तक भी रीच करें, उनकी भी कहानी बताएं। फिर वो बाकी जो इम्पोर्टेंट प्रिजनर्स हैं जिनका इतना शोर पड़ रहा है, जिसके लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उनका भी इंटरव्यू की जाए। लॉरेंस बिश्नोई ही क्यों? आप देखो, सडनली लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस ले जाती है, कभी एनआईए लेके जा रही है, और सडनली उसकी न्यूज़ आ रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो भगत सिंह की टी शर्ट्स पहनता है, लेकिन जेलर ने उसको मना कर दिया। तो एक इमेज मेकओवर हो रहा है, एक इमेज बिल्डिंग हो रही है। ये क्या लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है एक सेल में बैठ के? तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो मेरी किताब ने रेज किए हैं। यानी कि इसकी संभावना हो सकती है, आपका दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता है? बिल्कुल, जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो भी हैं, वो नहीं मानेंगे कि ये बात सिर्फ गैंग वॉर तक ख़त्म है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जवान लड़का, माँ बाप का जवान लड़का ऐसे बेदर्दी से मारा गया, तो कम से कम वो एक क्लोजर तो डिज़र्व करते हैं। उनको वो इतना वो कह रहे हैं कि ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। अगर आपने इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो उसको पब्लिक ले आओ, एटलीस्ट उनको एक क्लोजर तो दो ना, कि वो कब तक सड़कों पे ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मेरे आज के मेहमान ने एक पंक्ति कही कि क्लोजर डिजर्व करते हैं। हिंदी के महनीय कवि केदारनाथ सिंह ने कहा था कि अंत महज एक मुहावरा नहीं है, अंत
अंत जो अक्सर क्रूर होता है, अंत जो हमारी अंदर की चेतना को झकझोरता है, अंत जिसके बाद एक नए की शुरुआत हो सकती है। हत्या किसी भी स्तर पर किसी की भी ना तो स्वीकार्य हो सकती है और ना ही कभी उसके लिए तर्क खोजे जा सकते हैं। ये अपने 29वें जन्मदिन से एक पखवाड़े भर पहले 19 गोलियों के साथ मारे गए सिद्धू मूसेवाला की कहानी थी, जो आपने सुनी हमारे मेहमान के आसरे। इस किताब को छापा है वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने। किताब का टाइटल फिर से आपके लिए बता देता हूँ, हु किल्ड मूसेवाला। कीमत है 499 रुपये। मैं गुंजन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर अमेज़न या बाकी किंडल एडिशन इसके थोड़े सस्ते रखें, ताकि मेरे जैसे जो पाठक हैं उसको थोड़ा सुविधा से खरीद पाएँ। किताब वाला का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त किन किताबों पर बात हो सकती है किताबी बातें में और किताब वाला में, ये भी हमें सजेस्ट कीजिएगा। आप जो कुछ अच्छा बताते हैं उससे थोड़ा बहुत हो पाता है। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। देखते रहिए द लेरेंट टॉक।